नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर स्थित कंट्रोल रूम में प्रयागराज में चल रहे महाशिवरात्रि के पुण्य स्नान की मॉनिटरिंग की। सीएम ने खुद जो है कंट्रोल रूम में बैठकर जो है महाकुंभ प्रयागराज में जो है चल रहे महाशिवरात्रि के पुण्य स्नान की मॉनिटरिंग की, जिसकी तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं सीएम ने कंट्रोल रूम से जो है महाशिवरात्रि के अवसर पर चल रहे महास्नान की मॉनिटरिंग की। खुद उन्होंने वहाँ की व्यवस्थाओं को भी देखा। उधर प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ के आखिरी दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, जहां महाकुंभ के अंतिम स्नान में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। महाकुंभ प्रयागराज में बाबा विश्वनाथ के धाम काशी में और प्रदेश के अन्य सभी महत्वपूर्ण शिवालयों में और अन्य सभी श्रद्धालु जनों को, प्रदेशवासियों को मैं महाशिवरात्रि की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। देवाधिदेव महादेव कल्याण के देवता हैं, सबके कल्याण का भाव रखते हैं और उनकी कृपा दृष्टि से ही ये सभी व्यवस्था संचालित हो पाती है। अपार श्रद्धा भाव के साथ श्रद्धालु जन यहाँ पर श्रद्धा भाव के साथ दर्शन कर रहे हैं। हर शिवालय में पार भीड़ है। यह आस्था भारत की एकात्मता का प्रतीक है। मैं इस आस्था को नमन करता हूं। महाकुंभ प्रयागराज में अपार भीड़ है। 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ महाकुंभ प्रयागराज आज पूर्णाहुति को प्राप्त करेगा। लगभग 66 करोड़ श्रद्धालु जन मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में पावन डुबकी लगा करके राष्ट्रीय एकात्मता का एक नया संदेश पूरे देशवासियों को दे रहे हैं। और वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ हर एक श्रद्धालु जन को राष्ट्रीयता के प्रति समर्पण होने की एक नई प्रेरणा भी प्रदान कर रहे हैं। प्रयागराज में आए हुए इन सभी श्रद्धालु जनों को मैं आज के इस पावन महास्नान पर हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। बाबा विश्वनाथ के धाम काशी में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन हैं। पिछले 1.5 महीने से अधिक समय से लगातार वहां पर 8 से 10 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन कर रहा है। और आज तो महाशिवरात्रि भी है। अयोध्या धाम में भी यही स्थिति है। 8 से 10 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन वहां पे श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम लला के दर्शन कर रहा है। आज व्यापार भीड़ अयोध्या धाम में भी है। प्रदेश के सभी अन्य देवालयों, शिवालयों में यह स्थिति है।
गाजियाबाद में बाबा दुग्धेश्वर नाथ धाम में, बागपत के पुरा महादेव में, मेरठ के ओगरनाथ बाबा के धाम में, बाराबंकी के महादेवा में बाबा लोधेश्वर नाथ मंदिर में, बरेली तो नाथ नगरी के रूप में ही विख्यात है। अनेक शिवालय वहां पर इस एकात्मता के साथ जोड़ने की नई प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। ऐसे ही बस्ती में भदेश्वर नाथ जी का, अयोध्या धाम में नागेश्वर नाथ जी का, गोंडा में और अन्य स्थलों पर भी आपके संत कबीर नगर में तामेश्वर नाथ मंदिर में, रुद्रपुर में दुग्धेश्वर नाथ, देवरिया में दुग्धेश्वर नाथ मंदिर में अपार भीड़ इसी रूप में लोगों को दर्शन करने के लिए उमड़ती भी दिखाई दी है। मैं इन सभी लाखों श्रद्धालु जनों का जो आज विभिन्न शिवालयों में दर्शन कर रहे हैं, बाबा विश्वनाथ धाम से लेकर के गोरखपुर में प्रातः काल से गोरखनाथ मंदिर में अपार भीड़ है, मानसरोवर में अपार भीड़ है, ये मुक्तेश्वर नाथ महादेव झारखंडी में अपार भीड़ है। इन सभी स्थलों पर और प्रदेश भर के सभी शिवालयों में जितने भी श्रद्धालु आए हैं, इन सबका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस लोक कल्याण के भाव की प्रेरणा देवादिदेव महादेव से हम सबको प्राप्त होती है, उस लोक मंगल की कामना से हम लोग अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए समर्पण भाव के साथ कार्य कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं महाशिवरात्रि की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों को देता हूं। महाकुंभ में, काशी विश्वनाथ धाम में और प्रदेश के विभिन्न शिवालयों में प्रदेश से, देश से, दुनिया से जो भी श्रद्धालु आया है, इन सब का हृदय से अभिनंदन। उधर महाकुंभ के अंतिम अमृत स्नान पर महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर प्रयागराज में करोड़ों सनातनी श्रद्धालुओं का समुद्र उमड़ पड़ा है। न ब्राह्मण, न वैश्य, न क्षत्रिय, न शूद्र, सिर्फ सनातन धर्म की शाश्वतता, सुंदरता और एकता का प्रतीक बनकर संगम तट पर यह पवित्र स्नान संपन्न हुआ। सुबह के धुंधले के लेकर दिन चढ़ते तक गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित किया। तो महाकुंभ के अंतिम स्नान के अवसर पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित किया। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रयागराज में, जहां पर महाशिवरात्रि के अवसर पर और महाकुंभ के अंतिम स्नान पर श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा की गई, उनका स्वागत किया गया, उनका अभिनंदन करते हुए पुष्प वर्षा के माध्यम से महाकुंभ के अंतिम स्नान पर पहुंचे श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं की ऊपर पुष्प वर्षा की तस्वीरें प्रयागराज से, जहां पर महाकुंभ के अंतिम स्नान पर श्रद्धालुओं की जनसैलाब उमड़ पड़ा है। उधर महाकुंभ के अंतिम अमृत स्नान पर्व महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर प्रयागराज में करोड़ों सनातनी श्रद्धालुओं का समुद्र उमड़ पड़ा है। न ब्राह्मण, न वैश्य, न क्षत्रिय, न शूद्र, सिर्फ सनातन धर्म की शाश्वत सुंदरता और एकता का प्रतीक बनकर संगम तट पर यह पवित्र स्नान संपन्न हुआ है। बता दें कि सुबह के धुंधलके से लेकर दिन चढ़ते तक गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित किया।
उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के कोयम्बटूर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है। सबसे पहले मैं कोयम्बटूर के सभी नागरिकों को, तमिलनाडु के नागरिकों को और देश भर के शिव भक्तों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। கோவை மக்களுக்கும் தமிழ் சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் சிவராத்திரி நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்। और आप सभी की क्षमा प्रार्थना के साथ मेरी बात की शुरुआत करता हूं, क्योंकि मैं विश्व की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक महान तमिल भाषा में मेरी बात रख नहीं सकता, इसलिए मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूं। உலகின் மிக தொன்மையான மொழியான தமிழ் மொழியிலே என்னால் பேச முடியவில்லையே என்ற வருத்தத்தோட உங்கள் அனைவரிடமும் ஒரு மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டு என் உரையை தொடங்குகிறேன்। भाइयों बहनों, आज यहां पर हमने 3 कार्यालय के उद्घाटन किए। कोयम्बटूर कार्यालय में हम सब बैठे हैं, इसके साथ साथ तिरुवन्नामलाई और रामनाथपुरम के कार्यालय के भी उद्घाटन किए। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बाकी सारे राजनीतिक दलों के कार्यालय से अलग होता है। बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कार्यालय एक ऑफिस होता है, हम सब के लिए कार्यालय हमारा मंदिर होता है, जहां से हम पार्टी का संचालन करते हैं। சகோதர சகோதரிகளே, இன்றைக்கு நாம 3 கட்சி அலுவலகங்களை திறக்கும் முகாந்தரத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம்। இன்று கோவை அலுவலகத்தில் இங்கே அமர்வு இருக்கிறது। இதுவில்லாம திருவண்ணாமலை, ராமநாதபுரத்திலும் நம்ம அலுவலகம் திறக்கப்படுகிறது। இந்த அலுவலகத்தின் சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், மற்ற கட்சிகளை போல அல்ல, மற்ற கட்சிகள் எல்லாம் ஒரு அலுவலகத்தை தான் வேலை செய்யற இடத்தை திறப்பாங்க। நம்ம தனித்துவமானவர்கள் நம்ம இப்ப திறந்திருப்பது நம்மளுடைய திருக்கோவிலாகும்। பாஜகவின் ஒரு திருக்கோவிலை இங்கே திறந்திருக்கிறோம்। मैं आशा करता हूं कि तीनों कार्यालय आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए जनसंपर्क, जन भावनाओं के संवेदनशीलता और जन आंदोलन के केंद्र बनेंगे। இந்த வருங்காலத்தில் இந்த 3 அலுவலகங்களும் மக்களுடன் இணைந்து மக்களுக்காக பணியாற்றி மக்கள் தொண்டுகளை செய்து மக்கள் எண்ணங்களையும் பிரதிபலித்து மக்கள் கூடும் இடமாக இந்த இடம் விளங்க வேண்டும் என்று என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறேன்। भाइयों बहनों, अभी अभी मोदी जी के नेतृत्व में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने केंद्र में एक बजट प्रस्तुत किया है। இப்ப நம்ம பாரத பிரதமர் திரு மோடி அவர்களின் தலைமையின் கீழ நம்ம மாண்புமிகு நிதி அமைச்சர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள் மிக அற்புதமான ஒரு பட்ஜெட்டை இப்போது தந்திருக்கிறார்। वो बजट के अंदर कई सारी मध्यम वर्ग, किसान और एमएसएमई की योजनाओं को देश के सामने रखकर किसानों के कल्याण के लिए, मध्यम वर्ग की भलाई के लिए और एमएसएमई के उनके बिजनेस के विस्तार के लिए कई सारी योजनाओं को लेकर मोदी जी हमारे सामने आए हैं। இந்த பட்ஜெட் 3 மிக முக்கியமான அம்சங்களை கருத்தில் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது। மத்திய தர வர்க்கம் இங்கு மிக ஆழமாக இதுல கவனிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்। அதே போல விவசாயிகள், அதே போல எம்எஸ்எம்இ, இதுல பாத்தீங்கன்னா மத்திய தர வர்க்கத்தினரின் இனி வருங்கால வளர்ச்சி அதுல ரொம்ப குறிப்பாக கவனிக்கப்பட்டிருக்கிறது। விவசாயிகளின் மேன்மை நலன் இதுல முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது। அதே போல தொழில் வளர்ச்சி எம்எஸ்எம்இ மூலம் ஒரு புரட்சியை உருவாக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலே இந்த பட்ஜெட் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது। ये 2024 का साल एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक वर्ष रहा है। இந்த 2024ஆம் ஆண்டு பாஜகவை பொறுத்தவரை மிக முக்கியமான ஒரு வரலாற்று முக்கியத்துவம் பெற்ற ஆண்டாக அமைந்திருக்கிறது। 2024 के साल में
हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की शपथ लिए हैं। நம் அன்புக்குரிய பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்த 2024ஆம் ஆண்டில்தான் மூன்றாவது முறையாக நாட்டின் தலைமை பொறுப்பிலே பொறுப்பேற்று வழி நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்। 2024 में ही पहली बार हम ओडिशा के अंदर पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए हैं। 2024 தான் நம்ம முழு மெஜாரிட்டியோட ஒரிசாவிலே நம்ம ஆட்சியை அமைத்திருக்கிறோம்। बहुत समय के बाद आंध्र प्रदेश में भी एनडीए की सरकार बनी है। நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு ஆந்திர பிரதேசத்திலும் நம்முடைய என்டிஏ கூட்டணி ஆட்சி அமைந்திருக்கிறது। हरियाणा, मुंबई, महाराष्ट्र और दिल्ली, ये तीनों विजय की हैट्रिक ने देश की जनता का भरोसा भाजपा पर है वो साबित किया है। தற்போது நடைபெற்று முடிந்த தேர்தலில் பாத்தீங்கன்னா ஹரியானாவாகட்டும், மகாராஷ்டிராவாகட்டும், சமீபத்தில் முடிந்த தில்லி ஆகட்டும், இந்த மூன்றிலையும் ஹேட்ரிக் வெற்றி பெற்று மக்களின் நன்னம்பிக்கையை பெற்ற ஒரே கட்சி பாஜக என்பதை மீண்டும் மீண்டும் நிரூபித்துள்ளது। 25 की शुरुआत दिल्ली के विजय से हुई है और 26 तमिलनाडु में एनडीए की सरकार के साथ समाप्त करेंगे। 25ஆம் ஆண்டின் தொடக்கம் தில்லி வெற்றியோடு தான் தொடங்குது। அதே போல 2026 தொடக்கம் தமிழகத்தில் एनडीए கூட்டணி। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जापान भारत अफ्रीका बिजनेस फोरम को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच में लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन के साझा मूल्यों के साथ साथ स्वतंत्र और ओपन इंडो पैसिफिक के लिए एक समान दृष्टिकोण पर जो है आधारित संबंध है। क्वाड के साथ हमारा जुड़ाव व्यापक सार्वजनिक हित के लिए जो है विभिन्न क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक संपूरित एवं सुदृढ़ करता है। Konnichiwa, Excellencies, ladies and gentlemen. I'm glad to address this distinguished gathering at the Japan-India-Africa Business Forum. I would like to begin by expressing my appreciation to the government of Japan and Nikkei for convening this forum. It highlights the deep and shared commitment of India and Japan to strengthening our engagement bilaterally, as well as collaborate to promote development and economic growth in Africa and beyond. India and Japan share a relationship anchored in shared values of democracy, freedom, and rule of law, as well as a common vision for a free and open Indo-Pacific. Over the years, our bilateral relations have evolved into a special strategic and global partnership. Together, we have built strong foundations in areas such as infrastructure, technology, healthcare, and education. Our engagement within Quad further complements and reinforces our bilateral engagement in a wide range of areas for greater public good. Friends, as the Global South emerges as a future driver of economic growth, it is imperative that we ensure its aspirations and interests are fully represented on the global stage. India has consistently championed this cause, whether through the voice of the Global South summits or indeed our G20 presidency, where African Union's full membership in the G20 was successfully ensured. And of course, in platforms such as the Forum for India-Pacific Islands Cooperation, FIPIC, and the India-Africa Forum Summit, IAFS. Friends, India's approach to Africa has always been guided by a deep-rooted commitment to building long-term mutually beneficial partnerships. Unlike extractive models of engagement, India believes in capacity building, skill development, and technology transfer, ensuring that African countries not only benefit from investments, but also develop self-sustaining growth ecosystems. Our initiatives, such as the Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) program, the Pan-African E-Network project, and high-impact community development projects (HICDPs),
They have all strengthened local capacities across education, health, and digital infrastructure to provide high-quality virtual education and medical services to our African partners. The e-Vidya Bharati and e-Arogya Bharati network was launched in 2019 for tele-education and telemedicine. Under this initiative, youth from 19 African countries have enrolled for various courses in undergraduate, postgraduate, and diploma courses. India believes that investments in human capital would be a truly collaborative and mutually beneficial partnership with Africa. Today, India is Africa's fourth largest trading partner, with a bilateral trade reaching nearly $100 billion, and it is growing steadily. India has also made a significant commitment to Africa's connectivity and infrastructure development, with over $12 billion in concessional credit and more than 200 completed projects spread across the continent in areas such as railways, power generation, agriculture, and water supply. India's development projects in various sectors, such as drinking water schemes to irrigation, rural solar electrification, power plants, transmission lines, cement, sugar, and textile factories, technology parks, railway infrastructure, etc., have generated local employment and, in fact, changed life in Africa. Friends, India's deep and long-standing engagement with Africa can make it a natural bridge, whether geographically or in the industrial value chain. With India set for continued rapid economic growth, it serves as an ideal hub for Japanese companies seeking to expand into Africa and the Middle East. Japanese investments, India's solid industrial base and digital capacities, and Africa's talent and consumption can come together to create beneficial outcomes for all stakeholders. India and Japan can also collaborate to strengthen resilient supply chains for African countries, particularly in critical and emerging sectors. Friends, the growth and prosperity of Africa will not only benefit its people, but also contribute to broader global stability and economic progress. India and Japan, with their complementary strengths, are well positioned to support Africa's development in a sustainable and inclusive manner. I'm confident that discussions at this forum will generate valuable insights as well as practical ideas to further strengthen our partnership. और अब आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां पर मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जो है महाशिवरात्रि के अवसर पर पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां पर लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर है गोरखपुर से। महेरणाय चक्षसे मधुपातारिताय ते मधुक्षरान्ति सिन्धवः आदिवर्णः छन्दवो खले मधुरक्तमुतो कसो मधुवत पार्थिवग्वं रजः मधुयौरस्तु नः पिता मधुमान्यो वनस्पतिर्मधुमास्तु सूर्य माधवीर्गावो भवन्तु नः यापो हिष्टामयो भुवस्तानवुर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे पाग्गुं रसमुदवय सगुं सूर्य सन्तगुं सम हिताम्बाय पाग्गुं रससजो रसतं क्रीडामुपयाम गृहतो चन्द्रियाय इस तरीके से पूरे देश भर में महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है और उसी कड़ी में जो है यहाँ महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जो है सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर है गोरखपुर से, जहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ में मंत्रोच्चारण के साथ टेलीविजन स्क्रीन पर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर गोरखपुर में शिव मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ विधि विधान के साथ में मंत्रोच्चारण के साथ में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर पूजा अर्चना की तस्वीरें गोरखपुर से, जहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में
गोरखपुर शिव मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।